हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम लॉग। तो हम आ चुके हैं एक बार फिर से यूपी पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर एग्जाम्स के कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग यूजिंग सी के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के पार्ट सेकेंड के साथ। यहाँ हम आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस तो करवाने ही वाले हैं, इसके अलावा कलेक्शंस ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस भी कराने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और वीडियो को देखने से पहले लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। तो स्क्रीन पे हमारे क्वेश्चंस आ चुके हैं ऑब्जेक्टिव। पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद वन लाइनर। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है हमारा, फॉर लूप में कितने एक्सप्रेशन होते हैं? ऑप्शन है हमारे ए 1, बी 2, सी 3 और डी 4। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 3। फॉर लूप में हमारे 3 एक्सप्रेशंस होते हैं। तो इन तीनों एक्सप्रेशन के नाम भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहला है इनिशियलाइजेशन, दूसरा है कंडीशन टेस्ट एंड थर्ड है एक्सप्रेशन अपडेट। ये सभी लूप्स के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा, याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, व्हाइल लूप में कितने एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होते हैं? ऑप्शन हैं ए 1, बी 2, सी 3 एंड डी 4। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 2। इन दोनों एक्सप्रेशंस को हम स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड के रूप में लिख सकते हैं। इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है, यदि अनेक शर्त दी जाएं तो इसके लिए सी लैंग्वेज में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है हमारे ए स्विच स्टेटमेंट, बी फॉर स्टेटमेंट, सी ए व बी दोनों एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट का मतलब मैं समझाता हूँ, जब हमें एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट पे जाना होता है तब हम स्विच स्टेटमेंट का यूज करते हैं। इसके लिए मतलब काफ़ी शर्तें दी होती हैं, तब भी हम स्विच स्टेटमेंट, यानी वही मतलब हुआ इसका कि हमें कई स्टेटमेंट्स दी हों, हमको एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट पर जाना होता है, तब हम स्विच स्टेटमेंट का यूज करते हैं। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसके बाद है हमारा, स्ट्रक्चर में प्रत्येक मेंबर की स्टोरेज लोकेशन कैसी होती है? ऑप्शंस हैं ए 1, बी अलग अलग, सी ए व बी दोनों एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारी स्ट्रक्चर में मेंबर्स की स्टोरेज लोकेशन होती है वो अलग अलग होती है, डिफरेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद है हमारा, एक से अधिक प्रकार के वेरिएबल्स एक ही नाम से प्रयोग करते हों तो इसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है हमारे स्ट्रक्चर्स, यूनियन, सी ए व बी दोनों एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा एक से अधिक वेरिएबल्स को एक ही नाम से प्रयोग करने के लिए जिसका यूज किया जाता है वो है स्ट्रक्चर्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्ट्रक्चर्स। इसके बाद क्वेश्चन है हमारा, मल्टी डायमेंशनल एरे में सबस्क्रिप्ट्स की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है हमारे ए इनमें से 1 से कम, बी 2 से कम, सी 2 से अधिक और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा मल्टी डायमेंशनल एरे में सब्सक्रिप्शन की संख्या होती हैं वो होती है 2 से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2 से अधिक। फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका नोट्स आप लोग जरूर बनाइएगा, पेपर में काम आएगा पेपर के टाइम में। इसके बाद भी हमारे क्वेश्चंस हैं, आइए देखते हैं। अब हमारे वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, देखते हैं इसको भी। पहला क्वेश्चन है हमारा, फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका आंसर है फंक्शन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन और यूज़र डिफाइंड फंक्शन। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, एरे क्या होता है? तो इसका आंसर है सी भाषा में एरे ऐसा वेरिएबल होता है जो एक ही प्रकार के बहुत सारे डेटा को मेमोरी में स्टोर करके रख सकता है। तो एरे की परिभाषा नहीं पूछेगा, पर इसमें बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछ सकता है, क्योंकि एरे एक पूरा चैप्टर है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तीसरा है हमारा, यूज़र डिफाइंड फंक्शन से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर है, जिन प्रोग्राम को एक प्रोग्रामर स्वयं क्रिएट करके यूज़ करता है उस फंक्शन को यूज़र डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। तो और जो हमारा प्री डिफाइंड फंक्शंस था, यानी कि उसको यूज़र बना के यूज़ नहीं करता है, वो पहले से ही होता है, मतलब पहले से ही क्रिएट होता है। इसके बाद है क्वेश्चन है हमारा,
बिल्ड इन फंक्शन से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर है जो फंक्शन हमें डायरेक्टली यूज़ करने के लिए पहले से ही प्राप्त होते हैं उन्हें प्री डिफाइंड या बिल्ड इन फंक्शन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग प्री डिफाइंड फंक्शन को बिल्ड इन फंक्शन भी कह सकते हैं और ये पहले से ही क्रिएट होते हैं। इनको हमें क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती है। इनको बिना क्रिएट करे पहले से ही हमारे पास मतलब प्राप्त होते हैं, तो उनको हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन के मुख्य लाभ लिखिए। इसका आंसर है पहला लाभ, एक डिफ़िकल्ट प्रोग्राम को छोटे छोटे प्रोग्राम्स में बांटकर फंक्शन द्वारा प्रोग्राम को सॉल्व करने में आसानी होती है। दूसरा है हमारा, सीक्वेंस में लिखे प्रोग्राम से अधिक फंक्शन का यूज़ होकर बने प्रोग्राम कम एरर वाले होते हैं। ये रहे हमारे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस। इसके बाद हम फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे चलेंगे, तो चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, प्रोग्रामिंग भाषा C++ एक अन्य प्रयोगकर्ता द्वारा परिभाषित डेटा प्रकार को क्या कहा जाता है? इसका ऑप्शंस हैं A क्लास, B स्ट्रक्चर्स, C ऑब्जेक्ट, D इनमें से कोई नहीं। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन A क्लास। 7वां क्वेश्चन है हमारा, वे वेरिएबल जिनका प्रयोग प्रोग्राम के समस्त स्टेटमेंट्स में किया जाता है क्या कहलाता है? ऑप्शंस हैं लोकल वेरिएबल्स, ग्लोबल वेरिएबल्स, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा समस्त स्टेटमेंट्स के लिए किया जाता है उसे हम ग्लोबल वेरिएबल्स कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वे एक्सप्रेशंस जिनके समस्त टाइप परिवर्तन के कार्यान्वयन के परिमाण स्वरूप इंटीग्रल डेटा प्रकार का मान प्राप्त होता है क्या कहलाते हैं? ऑप्शंस हैं कांस्टेंट एक्सप्रेशंस, इंटीग्रल एक्सप्रेशंस, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स इंटीग्रल एक्सप्रेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है, मेन किस प्रकार का फंक्शन होता है? ऑप्शंस हैं ए यूज़र डिफाइंड, बी लाइब्रेरी, सी ए व बी दोनों, एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा मेन फंक्शन होता है फ्रेंड्स वो होता है यूज़र डिफाइंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूज़र डिफाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत सारे डेटा को ठीक से मैनेज करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ए ऑप्शन लूप, बी एरे, सी ए व बी दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा बहुत सारे डेटा को ठीक से मैनेज करने के लिए यूज होता है उसको हम लोग कहते हैं एरे। एरे अभी मैंने बताया था कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ये कोई टॉपिक नहीं है, चैप्टर है पूरा, और इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया में फंक्शन तब तक एग्जीक्यूट होता रहता है जब तक कि किसी कंडीशन द्वारा उसे टर्मिनेट न कर दिया जाए? फ्रेंड्स, ऑप्शंस हैं हमारे ए रिकर्सिव, बी एरे, सी ए व बी दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा रिकर्सिव। तो फ्रेंड्स, ये रहे आज के हमारे कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्लस वन लाइनर क्वेश्चंस जो कि मैंने अभी कराए हैं। इसको आप लोग नोट्स बना लीजिए, उसमें ज़रूर लिखिएगा ताकि हम पेपर टाइम में उसको आराम से पेपर देने से पहले एक बार रिवीजन कर सकें। मोबाइल देखने से कुछ नहीं होगा फ्रेंड्स, जब तक हम लिखेंगे नहीं तब तक हमें याद नहीं होगा। आई होप यू लाइक माई वीडियोज़। इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ गिव अ थम्स अप, आल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इन इंग्लिश, थैंक्स फॉर वॉचिंग।